सेना का जो वेतन होता है, जो पुलिस का जो वेतन होता है, वो कहाँ से दिया जाता है? वेश्यालयों से होने वाली आय से दिया जाता है। और वेश्यालयों में जो गरीब और मजदूर जो वर्ग होता था, उनकी लड़कियों को बलपूर्वक उनमें भेजा जाता था। ये जानकारी किसने दी है? अब्दुल रज्जाक ने अपने लेखों में दी है। न्याय व्यवस्था, अगर न्याय व्यवस्था की बात करें तो न्याय का सर्वोच्च अधिकारी राजा होता था और न्याय हिंदू ग्रंथों के अनुसार किया जाता था तथा ब्राह्मण सभी दंडों से मुक्त थे। राजस्व प्रशासन, राज्य की आय का मुख्य स्रोत भूमि कर था, जिसे शिष्ट कहा जाता था। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि शिष्ट किसको कहा जाता था? भूमि कर को कहा जाता था। और लगान वसूली विभाग को 8 वन कहा जाता था तथा लगान वसूली दर 1/3 से 1/6 के मध्य में वसूल किया जाता था। तो इसको आपको यहां पर ध्यान रखना है कि 1/3 से 1/6 के मध्य में वसूल किया जाता था। और वसूली विभाग को क्या कहा जाता था? 8 वन कहा जाता था। देखिए, जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको आपको याद रखना है बहुत अच्छे से, क्योंकि मैंने उसी चीज को हाईलाइट किया हुआ है जो प्रतियोगी परीक्षा में आने लायक है। विजयनगर साम्राज्य में चावल मुख्य कृषि उपज थी और विजयनगर साम्राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि पर आधारित था। काली मिर्च और अदरक का विश्व के विभिन्न भागों में निर्यात किया जाता था तथा विजयनगर साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कालीकट था। कालीकट आधुनिक केरल में है, जिसका नाम है कोझिकोड। अब बात करते हैं भूमि विभाजन के बारे में। नंबर 1, भंडारवाद। यह भूमि सीधे राज्य के नियंत्रण में होती थी। नंबर 2, ब्रह्मादेय। यह भूमि ब्राह्मणों को धार्मिक दान में दी जाने वाली भूमि होती थी। नंबर 3, अमरम। यह भूमि सैनिकों को वेतन स्वरूप दी जाती थी। नंबर 4, कुटिग्गी। यह पट्टे पर दी गई भूमि होती थी। अब बात करते हैं मुद्रा व्यवस्था के बारे में। विजयनगर साम्राज्य में स्वर्ण धातु के सिक्कों का सर्वाधिक प्रचलन था। विजयनगर का सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का स्वर्ण का बराह था। सोने के छोटे सिक्कों को प्रताप या फणम कहा जाता था तथा चांदी के छोटे सिक्कों को तार कहा जाता था। इसको आपको यहां पर ध्यान रखना है कि जो सोने के छोटे छोटे सिक्के होते थे उनको क्या कहा जाता था? प्रताप या फणम कहा जाता था। और जो चांदी के छोटे छोटे सिक्के होते थे उन्हें तार कहा जाता था। हरिहर के सिक्कों पर हनुमान एवं गरुण, तुलुप वंश के सिक्कों पर वैल, गरुण, लक्ष्मी नारायण और अराबीडू वंश के सिक्कों पर वैष्णव अनुयायियों की आकृतियां अंकित थीं। दास प्रथा। देखिए, दास प्रथा के बारे में बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएगी और विजयनगर साम्राज्य में दास प्रथा का बहुत प्रचलन था। स्त्री और पुरुष दोनों को खरीदा और बेचा जाता था, यानी कि क्रय और विक्रय किया जाता था और उसको बेसबग कहा जाता था। इसको आपको यहां पर ध्यान रखना है कि बेसबग कहा जाता था। अब बात करते हैं कि विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत स्त्रियों की जो स्थिति थी वो कैसी थी। तो बहुत ही दयनीय स्थिति थी और 1354 का एक अभिलेख पाया गया है और उस अभिलेख के अनुसार बाल विवाह और सती प्रथा का खूब प्रचलन था विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत। विधवा स्त्रियों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी और मंदिरों में देव पूजा के नाम पर 12 से 16 वर्ष की लड़कियों को देवदासी बनाया जाता था, जिसका उल्लेख बारबोसा, नूनिज और सीजर फेडरिक ने अपने लेखों में आंखों देखा वर्णन किया है। देखिए, देवदासी के बारे में मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। हालांकि ये प्रथा तो अभी भी दक्षिण भारत में प्रचलित है, तो उसमें मैं डिटेल से आपको जानकारी दूंगा। अगर धर्म की बात की जाए कि विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत कौन सा धर्म प्रचलित था, तो विजयनगर के जो शासक थे वो शैव धर्म और वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। विजयनगर का प्रमुख त्योहार था वो महानवमी का त्योहार था। तो इसको आपको यहाँ पे ये चीज समझना है। अब बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य के साहित्य पर। संगम वंश के शासक देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथों
महानाटक सुधा नीति और ब्रह्मा सूत्र पर एक टीका की रचना की थी। हालांकि इसकी चर्चा मैं अपने पार्ट 1 में कर चुका हूं। सालो वंश के साथ साथ कृष्णदेव राय ने जाम्बती कल्याणम और ऊषा परिणय की रचना संस्कृत में की थी। कृष्णदेव राय ने ही तेलुगु भाषा में अमुक्तमाल्यद ग्रंथ की रचना की थी और कृष्णदेव राय के शासन काल को तेलुगु भाषा का स्वर्णिम काल माना जाता है। हालांकि इन सभी चीजों की चर्चा मैं अपने पिछले वाले वीडियो में कर चुका हूं, लेकिन यहां पे मैं दोबारा से कर रहा हूं। अब बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य कला एवं संस्कृति के बारे में। स्थापत्य कला के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। द्रविड़ शैली के आधार पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य कला की शुरुआत होती है। कृष्णदेव राय ने हजारा मंदिर, विठल स्वामी मंदिर, चिदंबरम मंदिर और कांचीपुरम में वरदराज मंदिर तथा एकंबरनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। विजयनगर साम्राज्य की अंतिम वास्तुकला शैली को मधुरा शैली कहा जाता है। देखिए, अंतिम वास्तुकला शैली को क्या कहा जाता है? मधुरा शैली कहा जाता है। इसको आपको यहाँ पे ध्यान देना है, क्योंकि इसको एक बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया था। और कृष्णदेव राय ने हजारा मंदिर का निर्माण, विठल स्वामी मंदिर का निर्माण, चिदंबरम मंदिर का निर्माण और कांचीपुरम में वरदराज मंदिर का निर्माण तथा एकंबरनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। चित्रकला। विजयनगर साम्राज्य की चित्रकला को लिपाक्षी कला के नाम से जाना जाता है। विजयनगर में नृत्य और संगीत को मिलाकर एक नई शैली विकसित हुई थी जो यक्षिणी शैली के नाम से जानी जाती है। इसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि चित्रकला को लिपाक्षी के नाम से जाना जाता है और नृत्य और संगीत को मिलाकर एक नई शैली विकसित हुई थी, उसे यक्षिणी शैली के नाम से जाना जाता है। तो इन दोनों को आपको ध्यान से याद रखना है। अब बात करते हैं संगीत ग्रंथ पर। तो देखिए, वीणा विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक प्रसिद्ध लोकप्रिय संगीत वाद्य यंत्र था। तो आपको यहां पर ध्यान देना है कि वीणा क्या था? सबसे ज्यादा लोकप्रिय वाद्य यंत्र था। रामराय के संरक्षण में राम अमात्य ने स्वर मेल कलानिधि नामक संगीत ग्रंथ की रचना की थी। संत विद्यारण्य ने संगीत ग्रंथ संगीत सार की रचना की थी। कृष्णदेव राय के दरबारी संगीत कवि लक्ष्मी नारायण थे, जिन्होंने संगीत सूर्योदय नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, वीणा को स्वर मेल कलानिधि, संगीत सार, संगीत सूर्योदय, इनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो इन सभी को आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर प्रश्न बनते हैं विजयनगर साम्राज्य से तो कला एवं संस्कृति से ही बनते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य का पूरा इतिहास मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अगर इस वीडियो में आपको लगता है कि कहीं कुछ अधूरा रह गया है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, उसे मैं वेबसाइट पे अपडेट कर दूंगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।